नमस्कार। आज हम जो अपना अध्याय चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब उससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें कुल 6-9 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, सभी पढ़े हुए हैं। एक बार देख लेते हैं तो सभी को ये छोटे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? तो नेपोलियन ने जो एक संहिता बनाई थी, उसका निर्माण कब हुआ था? उसका निर्माण हुआ था 1804 में। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ सही? 1804। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? जो जालवेराइन नामक शुल्क है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1848 में नहीं हुई, 1815 में नहीं हुई, 1870 में, 1834 इसका बिल्कुल ठीक है उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हुआ? 1834। किसका? जालवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना 1834 में हुई। आगे देखते हैं, वियना सम्मेलन आयोजित किया गया। जो वियना का सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था? तो वो कब आयोजित किया, इसके बारे में हमने पीछे अच्छे से पढ़ा है। 1815, 1825, 1804 या 1830। तो इसका सही उत्तर होगा 1815। वियना सम्मेलन 1815 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था। बताइए कौन था जर्मनी में राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया का जनक? वो थे ओटो वान बिस्मार्क। जो ओटो वान बिस्मार्क था, ये कौन था? जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन राज्य की घोषणा की गई। तो नए जर्मन राज्य की घोषणा जो कैसर विलियम प्रथम थे उनके उसमें कब की गई थी? 18 जनवरी 1871। इसका बिल्कुल सही लग रहा है, देखते हैं यही सही है। 18 जनवरी 1871 को कैसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, काउर कौन था? काउर के विषय में हमने पढ़ा है पीछे। काउर कौन था? एक स्वतंत्रता सेनानी था। कहाँ का था? जो प्रधानमंत्री भी बना, ये था सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री। कौन था काउर? सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? ये पीछे हमने पढ़ा है क्वेश्चन में। ये हुई थी 1771 में नहीं हुई, हाँ 1707 ईस्वी में। 1707 में क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1707 ईस्वी में हुई। आगे देखते हैं, गैरीबाल्डी के स्वयंसेवक क्या कहलाते थे? गैरीबाल्डी के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने लाल कुर्ती सेना की स्थापना की। तो उनके जो सैनिक थे या स्वयंसेवक थे वो क्या कहलाते थे? यंग इटालियन नहीं, ब्लैक शर्ट्स ये भी नहीं, देशभक्त इटालियन ये भी, हाँ रेड शर्ट्स। उनको क्या कहते थे? रेड शर्ट। क्योंकि वो लाल कपड़े पहनते थे, लाल शर्ट पहनते थे, इसलिए उनको रेड शर्ट के नाम से ही जानते थे। यानी कि गैरीबाल्डी के स्वयंसेवक क्या पहनते थे? रेड शर्ट। आगे देखते हैं, कार्बोनारी है। कार्बोनारी कौन था? ये कार्बोनारी इटली में क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन। बिल्कुल यही ठीक है। ये कौन था? कार्बोनारी इटली में क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। आगे देखते हैं, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? ऐसी कौन सी संधि थी जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? वर्साई की संधि नहीं थी, वियना की संधि भी नहीं थी, 1832 की कुस्तुनिया की संधि, हाँ यही थी 1832 की कुस्तुनिया की संधि। इसने क्या किया था?
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी 1832 की कुस्तुनिया संधि में। आगे देखते हैं, किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई? किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई? विलियम चतुर्थ नहीं, विलियम प्रथम, हाँ विलियम प्रथम इसका उत्तर सही है। विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, यंग इटली की स्थापना कब हुई? अब यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1833, 1832, 1830, 1800 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाँ 1831 में। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 में। और उसी समय एक और यंग यूरोप की भी स्थापना हुई थी, जो मैथ्सिनी ने इन दोनों की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की? ये तो हमने देख ही लिया। आगे किसने एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 अर्थात हजारों लोगों का अभियान नेतृत्व किया? किसने किया? ये किया था गेरिबाल्डी ने। जियुसेप्पे गेरिबाल्डी ने इसका नेतृत्व किया था, हजारों लोगों का अभियान का। ठीक है, आगे देखते हैं, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? अरे ये तो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है। कौन? वही बोनापार्ट, हाँ नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा नेपोलियन ने कहा, क्योंकि नेपोलियन कौन था? फ्रांस का तानाशाह सम्राट। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? इसमें से किसने किया? यही है, कौन? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार था। आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया? जर्मन का सम्राट किसको घोषित किया गया था? जर्मन का सम्राट, हाँ पर्सा के राज विलियम प्रथम को। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मन का सम्राट पर्सा के राज विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को कब और किसने बनाया? तो किसने बनाया? 1795 में एडियास रेवियान तो ठीक है, लेकिन 1795 बिल्कुल ठीक नहीं है। 1796 में एडियास रेवमान ने क्या किया था? जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को उसने क्या किया था? बनाया था। आगे, बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किस देश को युद्ध में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? बहुत सारे देशों को हराया था। डेनमार्क को भी हराया था, ऑस्ट्रिया को भी हराया था, फ्रांस को भी। उपरोक्त सभी को किस को हराया? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इन सबको हराकर बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति बल पर युद्ध पराजित करके जर्मनी का एकीकरण किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका इटली के एकीकरण में योगदान है? इटली के एकीकरण में तो गेरिबाल्डी का भी योगदान था, मैथ्सिनी का भी, काबूर का, इन सभी का, उपरोक्त सभी का योगदान था। गैरिबाल्डी, मैथ्सिनी और काबूर, इन तीनों का योगदान था इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में। आगे देखते हैं, बास्तीन का पतन कब हुआ? बास्तीन का किला, जुलाई की क्रांति, हाँ ये 14 जुलाई 1789 को बास्तीन का पतन हुआ, क्योंकि बास्तीन का जो राजा था उसको भी आक्रोशित जो क्रांतिकारी जनता थी उसने पीट कर मार दिया था और पूरा बास्तीन का किला भी ढा दिया था। आगे देखते हैं, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। 1789 की जब क्रांति हुई, फ्रांस का जो सम्राट था वो 16वां था, लुई 16वां ये रहा। इसलिए तानाशाह शासक था, इससे जनता बहुत दुखी थी, इसलिए इससे परेशान होकर 1789 में एक भयानक फ्रांस के अंदर भयंकर क्रांति हुई, जिसने फ्रांस को
लुई 16वां से मुक्ति दिलाई। आगे देखते हैं, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। तो किसने किया था? ये किया था लॉक ने ही किया था, लॉक ने किया था राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन। क्योंकि पहले ये बता दिया कि जो राजा है वो तो भगवान का भेजा हुआ है, वो निरंकुश, उसके पास उस पर कोई अंकुश की आवश्यकता नहीं, और यह सिद्धांत जो है सबसे अच्छा है। लेकिन लॉक ने क्या किया? उसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। आगे देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के रचयिता। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के रचयिता है मॉन्टेस्क्यू। इसने क्या किया था? इसने एक पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। आगे देख लेते हैं, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। रूसो ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसने लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? रूसो द्वारा। प्रकृति की ओर लौटो, रूसो का कथन था। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से एक पुस्तक लिखी जो कि बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे देखते हैं, फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ। फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ? हाँ, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया था। फ्रांस में क्रांति हुई 1789 को, और 21 सितंबर 1792 को वहाँ पर जो राजतंत्र था उसका अंत कर दिया गया। आगे देखते हैं, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस की महिलाओं को कब मताधिकार प्राप्त हुआ? फ्रांस की महिलाएं क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती थी, अपनी बैठ के करती थी, उसके बावजूद भी उनको मताधिकार नहीं मिला। कब मिला? जाकर 1946 में। इतने सालों के बाद, इतने संघर्ष के बाद फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? वो बना था 1804 में। जो नेपोलियन था एक सामान्य परिवार से था, लेकिन फ्रांस के हालात बहुत ख़राब थे। ऐसे में नेपोलियन, जो कि बड़ा चतुर और बहादुर व्यक्ति था, जिसकी ऊंचाई मात्र 1.86 मीटर थी, इतनी छोटी हाइट का था, इसलिए उनको बोनापार्ट कहते थे। उन्होंने क्या किया था? 1804 में जो फ्रांस है उस पर उसके शासन पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ का तानाशाह बन गया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट तानाशाह भले ही था, उसने जो कार्य किए वो सभी को पसंद आए, उन्होंने जनता के हित के लिए ही सभी कार्य किए। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ। जो दास प्रथा है, दास प्रथा में क्या होता था? व्यक्तियों का क्रय विक्रय होता था। उपनिवेश मतलब एक देश से दूसरे देश को भी उनको भेजा जाता था, उनकी खरीद फरोख्त होती थी। तो फ्रांस में ये कब समाप्त हुआ? अंतिम रूप से 1848 ईस्वी में। कब समाप्त हुआ? 1848 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के स्टेटस है। क्या थे स्टेटस? पादरी वर्ग भी थे, कुलीन वर्ग भी थे, व्यापारी, किसानों, नौकर, ये सभी थे, उपरोक्त सभी। ये 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के एस्टेट्स थे। क्या थे? एस्टेट्स। आगे देखते हैं, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग फ्रांस में किस संदर्भ में किया जाता है? प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग फ्रांस में फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए, किसानों के लिए, कुलीन वर्गों के लिए, और किसके लिए किया था? फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए। ये ठीक है, बिल्कुल। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग फ्रांस में फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए किया जाता था, के संदर्भ में किया जाता था। आगे देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम है? जनगण मन तो है नहीं, मार्सिले, वंदे मातरम, उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता, मार्सिले होगा। तो मार्सिले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम है। फ्रांस के जो राष्ट्रगान है उसका नाम क्या है? मार्सिले।
आगे देखते हैं, फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब हुई? सेंसरशिप की समाप्ति जैसे ही वहाँ पर क्रांति शुरू हुई तभी होगी 1789 में। 1789 में ही फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति हो गई थी। आगे देखते हैं, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का, ये तो हमने भी देख लिया था, कौन सा था? 1946, दोबारा आ गया प्रश्न। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ये भी दोबारा आ गया 1804 में। आगे देखते हैं, नेपोलियन का कब हुआ? नेपोलियन का अंत कब हुआ? इसमें एक सब छूट गया, तो ये हुआ था 1815 में। जो नेपोलियन था उसका अंत हो गया था कब? 1815 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नेपोलियन के पतन का कारण था। अब जो नेपोलियन था जिसने पूरे यूरोप को अपने कहते हैं अपने अधीन कर लिया था, ऐसा सम्राट, ऐसा वीर योद्धा, उसका पतन किस कारणों से हुआ देखते हैं। साम्राज्यवादी भावना, ये ठीक है। सैनिकवाद उसके अंदर था, ये भी ठीक है। युद्ध प्रियता, ये भी ठीक है। अर्थात उपरोक्त सभी कारण बने नेपोलियन के पतन के, यानी साम्राज्यवादी भावना, सैनिकवाद और युद्ध प्रियता सभी नेपोलियन के पतन के कारण बने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वियना संधि का प्रावधान था। वियना संधि का हमने विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा की है। तो क्या था? फ्रांस की क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया, ये ठीक है। और फ्रांस को उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया जिन पर नेपोलियन ने अधिकार किया था, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का निमंत्रण सौंपा गया, ये भी ठीक है। उपरोक्त सब ठीक है। ये क्या हुआ था? जो वियना संधि हुई, वियना संधि में जिन राष्ट्रों ने मिलकर सभी ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। नेपोलियन को पराजित करने के बाद एक वियना में एक संधि हुई। उस संधि के द्वारा जो परिवर्तन हुए थे इस युद्ध के दौरान, उन सबको वापस लिया गया। उसमें ये सब परिवर्तन हुए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता है? जो यूरोप का कुलीन वर्ग है उसकी क्या विशेषताएं हैं? कुलीन वर्ग के लोग जमीनों के मालिक थे, इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, बिल्कुल ठीक है। कुलीन वर्ग संख्या की दृष्टि से एक छोटा समूह था, ये भी ठीक है। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करते थे, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी ठीक हैं। यानी कि जो यूरोप के कुलीन वर्ग थे, कुलीन मतलब ऊंचे वर्ग कह सकते हैं हम, वो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब विशेषताएं थी जो इसमें तीनों दी है। आगे देख लेते हैं, नेपोलियन ने नागरिक संहिता का निर्माण किया। 1804 में किया, जब वह सम्राट बना। तो सम्राट बनने के बाद उसने नागरिक संहिता का निर्माण किया। इसमें सभी के लिए एक कानून की कहते हैं कानून की किताब थी एक तरह से ये। इसमें बहुत सारे कानूनों की उसने व्याख्या की और सब पर यह कानून लागू किए। आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में जालवेराइन का योगदान है कि जर्मनी को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांधना, सामाजिक रूप में नहीं, आर्थिक, यही ठीक है, आर्थिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांधना। आगे देखते हैं, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने का कारण है। अब फिर बाल्कन वाली बात हुई, क्या कारण है? भौगोलिक और जातीय भिन्नता, ठीक है। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार, ये भी ठीक है। बाल्कन राज्यों में एकता का अभाव, ये भी ठीक है। उपरोक्त सब सही है। जो बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा, उसके कारण क्या है? भौगोलिक और जातीय भिन्नता, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार, बाल्कन राज्यों में एकता का अभाव, ये सब सही है। आगे देखते हैं, रूमनीवाद के उदाहरण हैं। रूमनीवाद के उदाहरण क्या है? लोक संस्कृति, हाँ है, भाषा है, संगीत है, उपरोक्त सभी हैं। ये रूमनीवाद है। रूमनीवाद में लोग बस संगीतमय मस्त रहा करते थे और इसी को अच्छा जीवन समझते थे। यही जीवन का आनंद है और इससे बड़ा जीवन में कोई आनंद नहीं। ये उनके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं,
उदारवाद मध्ययुग का सबसे अधिक विवादास्पद शब्द है। यह किसने कहा? मध्यकाल जो था उसमें उदारवाद का बड़ा बोलबाला था, इस पर बहुत सारे विवाद भी थे। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा मार्टिन लूथर ने, स्टोरी हर्बर्ट, मैक्स लर्नर ने। किसने बोला ऐसा? मैक्स लर्नर ने ये कहा कि उदारवाद मध्ययुग का सबसे अधिक विवादास्पद शब्द है, विवादास्पद शब्द। आगे देखते हैं, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी पूरी की पूरी उदारवाद में चली गई, तो इसको उदारवाद का युग ही कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? उदारवाद का युग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उदारवाद का प्रकार है। उदारवाद के बहुत सारे प्रकार हैं। परंपरागत उदारवाद बिल्कुल सही है, आधुनिक उदारवाद भी ठीक है, नव उदारवाद भी ठीक है। ये सभी उदारवाद के प्रकार हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से परंपरागत उदारवादी नहीं हैं। जो परंपरागत उदारवादी हैं इनमें से कौन नहीं है? लॉस्की, बेंथम, जे.एस. मिल, जॉन लॉक। जे.एस. मिल है शायद, नहीं जे.एस. मिल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी लॉस्की बचे फिर। तो क्या है? लॉस्की जो हैं, ये जो रेड कलर हो जाता है ये गलत होता है। निम्नलिखित में से परंपरागत उदारवादी नहीं है। उन्होंने क्या पूछा? नहीं। ये सब तो है, लॉक भी है, जेम्स मिल भी है, बेंथम भी, लेकिन उसने पूछा नहीं है। कई बार हम नहीं शब्द को माइंड में, अपनी मेमोरी में नहीं ले पाते, ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए गलत हो जाता है। तो नहीं कौन है? लॉस्की नहीं है। आगे देखते हैं, परंपरागत की विशेषता है। परंपरागत उदारवाद की क्या विशेषता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था, निरंकुश कानूनों का विरोध, हस्तक्षेपवाद, राज्य में विश्वास, ये सभी है। क्या है? जो परंपरागत उदारवाद है उसकी ये विशेषता है। क्या क्या विशेषता है परंपरागत? व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था। जो परंपरागत उदारवाद था वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था रखता था। उसका मानना था कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कि रूसो ने कहा था, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, लेकिन पैदा होने के बाद चारों ओर बेड़ियों से झगड़ा होता है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। ऐसे वो भी परंपरागत उदारवाद की बात कर रहे थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था, निरंकुश कानूनों का विरोध, ये ला गलत लिखा हुआ है इसमें, कानूनों का विरोध ठीक है। हस्तक्षेपवादी, राज्य में विश्वास, ये सभी सही हैं। आगे देखते हैं, व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभुत्व है। यह किसने कहा ऐसा? व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभुत्व है, ऐसा किसने कहा? ऐसा हाँ, जे.एस. मिल ने कहा। ऐसा किसने कहा? जे.एस. मिल ने क्या कहा? व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभुत्व है। जे.एस. मिल ने बोला ऐसा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उदारवादियों का विचार है। उदारवादियों का विचार है राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार। उपरोक्त सभी, राजनीतिक विचार भी है, सामाजिक आर्थिक सभी हैं। तो उदारवादियों के ये सभी विचार हैं। राजनीतिक विचार भी रखते थे वो, सामाजिक विचारों पर भी व्याख्या करते थे और आर्थिक विचार की भी चर्चा करते थे, इसलिए सब सही है। आगे देखते हैं, नेपोलियन की संहिता की विशेषता है कि इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए। बिल्कुल ठीक। दूसरा, कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, ये भी ठीक है। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की, ये भी ठीक है। अब इससे पता चल रहा होगा आपको कि जो नेपोलियन है, भले ही वो तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने क्या शासन किया होगा। उसके जो संहिता थी उसमें ये कानून लिखे हुए थे। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। पहले जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे, सेनापति का बेटा सेनापति बनेगा, ऐसे कुछ अधिकार थे। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सबको समान बना दिया, जैसा आज है। वर्तमान में भी कानून के समक्ष सब समान है। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया और संपूर्ण देश में राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई। पहले क्या होता था, पूरे फ्रांस में, एक राष्ट्र था, उसमें ही 30 मुद्राएं प्रचलित थी, जिनमें से इसने क्या किया, संपूर्ण राष्ट्र में एक ही मुद्रा का प्रचलन किया। ऐसा सुधार के काम किए।
आगे देखते हैं किसने की, नेपोलियन ने। आगे देखते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब हुआ था। यूनान में स्वतंत्रता का युद्ध हुआ 1820, 21, 22, 23, 21 में। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। सबको पता है, लौह और रक्त की नीति अपनाई। हमने पीछे बड़ी चर्चा की थी इसकी प्रश्न की। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। आगे देखते हैं, बस थोड़े से प्रश्न और रहे हैं। समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो चुकी है क्योंकि हर व्यक्ति उसे पहनता है। क्या कहा, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह, ऐसी टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो चुकी है, अर्थात जिसकी आकृति खराब हो चुकी है क्योंकि हर व्यक्ति उसे पहनता है। हर व्यक्ति समाजवादी बनने की कोशिश करता है। तो किसने कहा ऐसा कहा CEM जोड़ ने। किसने कहा ऐसा, CEM जोड़ ने कहा कि भाई ये तो समाजवाद एक टोपी बन गया बस, जिसकी आकृति भी भंग हो चुकी है, हर व्यक्ति इसे ही पहनना चाहता है। आगे देखते हैं श्रमिक संघवाद किस देश से प्रारंभ हुआ। श्रमिक संघवाद जैसे आज भी जो कर्मचारी होते हैं उनकी एक यूनिट होती है, अगर कोई उनको मांग रखनी होती है तो वह मांग रखते हैं अपनी, जिससे उन पर कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योगशाला अत्याचार न कर सके। तो ऐसे श्रमिकों का जो संघवाद की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी, अमेरिका, भारत, फ्रांस से हुई। कहाँ से हुई, फ्रांस से। फ्रांस से क्या हुआ, श्रमिक संघवाद किस देश से प्रारंभ हुआ, श्रमिक संघवाद फ्रांस से प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का प्रकार नहीं है। समाजवाद का प्रकार कौन सा नहीं है इसमें, लोकतांत्रिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, उदारवाद नहीं है, क्योंकि उदारवाद तो अपने आप में ही एक वाद है। आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार के समाजवाद का प्रतिपादन किया। तो चाचा जी ने कौन से समाजवाद का प्रतिपादन किया था, नेहरू चाचा जी ने किया था, श्रेणी का भी नहीं किया, लोकतांत्रिक समाजवाद का। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। आगे देखते हैं हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह शासक था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन यूरोप से ही संबंधित है। उसी समय हिटलर भी हुआ, इसलिए इससे जुड़े क्वेश्चन है जो यूरोप में राष्ट्रवाद से ही जुड़े हुए हैं। तो उसने कौन सी पुस्तक लिखी, हिटलर ने बड़ी प्रसिद्ध एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, मैन काम्फ। हिटलर बड़ा ही, बस हिटलर ही था, बड़ा भयंकर शासक था। 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन का नाम था। जो नात्सी युवा संगठन है उसका क्या नाम था, उसका नाम था युंग कॉफ। क्या था, युंग कॉफ। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। आगे देखते हैं जर्मनी में किस समुदाय को बाकी समाज से अलग थलग जिन बस्तियों में रखा जाता था उन्हें कहते थे। जर्मनी में किस समुदाय को बाकी समाज से अलग थलग जिन बस्तियों में रखा जाता था उन्हें कहते थे, उन्हें जिस भी संक्रमण मुक्त क्षेत्र नहीं यातना, इनको कहते थे घेटो। क्या कहते थे उनको, ऐसे स्थानों को, ऐसी बस्तियों को घेटो कहा जाता था। आगे देखते हैं, बस 7-8% हो रहे हैं। 1945 में अमेरिकी सेना ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया। 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया और यह इतना भयानक था। कहाँ गिराया, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर गिरा। दोनों शहर बिल्कुल तबाह कर दिए। और 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान पर ये जब परमाणु बम गिराए गए, इसी से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध इसके बाद समाप्त हो गया। तो कहाँ गिराया, हिरोशिमा पर। आगे देखते हैं वर्साई की संधि कब हुई। और वर्साई की संधि 9 नवंबर 28 जून 1919 को, ये बिल्कुल ठीक है। वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को, ठीक है। आगे देखते हैं हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। अब हिटलर के
जर्मनी का चांसलर कब बना 5 मई 28 फरवरी 28 30 जनवरी, ये शायद ठीक है, हाँ ये ठीक है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर भी नेपोलियन की तरह ही क्या हुआ, इसने सत्ता पर अपना अधिकार किया। हिटलर ने भी ऐसा ही अधिकार किया। और हिटलर ने, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ोगे, आगे पढ़ाऊँगा मैं 9th क्लास में, इसने नाज़ीवाद चलाया जिसमें नस्ल भेदी के नाम पर 10 लाख लोगों को मरवा दिया। गैस के चैम्बरों में ठूस ठूस कर उनको मार दिया। पूरी जर्मनी में से 10 लाख लोगों का कत्ल करवा दिया हिटलर ने। आगे देखते हैं। और हिटलर की गुप्तचर राज्य पुलिस क्या कहलाती थी? अभी इसकी एक पुलिस थी बड़ी भयंकर गुप्तचर, उसको कहते थे, उसको इसमें से हाँ उसको कहते थे गेस्तापो। क्या कहते थे? गेस्तापो। क्या थी ये? हिटलर की गुप्तचर राज्य पुलिस थी। आगे देखते हैं। नाज़ीवाद का उदय हुआ। देखो नाज़ीवाद की बात की थी हमने, ये वही नाज़ीवाद है जिसने 10 लाख लोगों को मरवा दिया था। और ये हुआ जर्मनी में। कहाँ हुआ ये? जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय हुआ था। आगे हिटलर ने लीग ऑफ नेशन की सदस्यता कब त्याग दी? कब त्यागी इसने लीग ऑफ नेशन की सदस्यता? ये 1933 में शायद, देखते हैं। हाँ 1933 में ही त्याग दी थी। ठीक है, हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता 1933 में त्याग दी थी। 2 प्रश्न और है बस। जर्मनी में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई? जर्मनी में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई और उस योजना का नाम रखा, उस योजना का नाम हाँ डॉव्स योजना। क्या रखा? डॉव्स योजना। आगे देखते हैं। जर्मन संसद का नाम है, नेशनल नहीं, सीनेट नहीं, हाँ राइक्सटॉग। क्या है? राइक्सटॉग। क्या है ये? जर्मन संसद का नाम है। आगे लास्ट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में क्रांति कब हुई? भारत में क्रांति 1857 में हुई। और किसके खिलाफ हुई? अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई। लेकिन अंग्रेज़ों के इंग्लैंड में भी क्रांति हुई। और क्रांति कब हुई वहाँ? 1688 ईस्वी में। तो ठीक है, इस तरह हमने ये 6-9 क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित थे। इसी तरह से हम जितने भी अध्याय करेंगे 6 to 10th, सभी SST के जितने भी पार्ट हैं उनसे संबंध में बाद में सबसे MCQ क्वेश्चन हल करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जीवन भर काम आने वाले हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखना, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो चैनल पर बेल आइकॉन का बटन है, ऐसा बटन है जैसा इधर ऊपर देखो, इधर ऊपर लगा हुआ ना, जैसा ही ऐसा एक बटन है, उसको दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है, सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।